वह आधुनिकता है, शिक्षा, पश्चिमीकरण, डिजिटल इंडिया, पहनावे में बदलाव, महिला सशक्तिकरण। ओके, चलिए। तो जो आप लोगों ने उत्तर दिए हैं वो असल में गलत नहीं है पर इनकम्प्लीट है। क्योंकि आधुनिकता को यदि हम देखते हैं तो बहुत सारे उसके पहलू हैं और उन पर हम एक-एक करके आएँगे। तो जब भी आधुनिकता को देखना है तो उससे पहले पता होना चाहिए कि परंपरागत भारतीय समाज कैसा दिखता था। अब हम करेंगे ये कि इस पार्ट में हम आधुनिकता को समझेंगे कि आधुनिकता क्या है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि भारतीय समाज आधुनिक है या परंपरागत और उसका कंप्लीट आंसर आपको मिलेगा जब हम जो भारतीय समाज के विशेष संस्थान हैं उनको जब हम देख लेंगे। देखिए जब भी किसी मान लीजिए समुदाय विशेष पर जैसे एक प्रश्न पूछा गया विगत वर्षों में कि वृद्धों पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें करना ये होता है कि जो उनके जीवन के विभिन्न आयाम हैं उनको हम उठाकर देखते हैं कि हर आयाम पर क्या बदलाव आया है। उसी प्रकार से यदि हमें किसी संस्थान में यदि हमें भारतीय समाज में देखना है कि क्या परिवर्तन आया है, तो हम उसके विभिन्न संस्थान को उठाएँगे, विभिन्न विशेषताओं को उठाएँगे कि हर विशेषता में क्या परिवर्तन आया है। उसी प्रकार से इन संस्थानों को यदि देखना है, तो इन संस्थानों की भी विशेषताओं को हमें देखना होता है कि जाति व्यवस्था में यदि हम कहें कि परिवर्तन आया है, तो हम कैसे बताएँगे कि क्या-क्या परिवर्तन आए हैं। तो हम देखेंगे उसकी एक-एक विशेषता को, कि उसकी एक विशेषता थी कि अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह करना, उसमें परिवर्तन आया है। जाति व्यवस्था की विशेषता थी कि जिस जाति से आप हैं, आप केवल वही कार्य कर सकते हैं, दूसरी जाति का कार्य आप नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन आया है। तो जब भी हमें परिवर्तन देखना है, तो हम उनकी विशेषताओं को या विभिन्न आयामों को उठाकर देखते हैं कि हर आयाम में क्या-क्या बदलाव आए हैं। अदरवाइज आप देखें तो कि क्वेश्चन को अच्छे स्ट्रक्चर में आंसर करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है क्योंकि इसमें आपका कोई भी पॉइंट मिस करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए तो आधुनिकता की यदि हम बात करें तो आधुनिकता के कई काफी पहलू हैं। अब परंपरागत भारतीय समाज को देखें। परंपरागत भारतीय समाज में धर्म की प्रधानता थी कि चाहे वो आपका रोजमर्रा का जीवन हो, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, चाहे वो आपकी राजनीति हो, सभी धर्म के अराउंड या धर्म के आधार पर चल रहा था। जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे राजा महाराजाओं के, जो कहते थे कि हम भगवान के बाशिंदे हैं, हम मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, इसीलिए आप पर रूल कर रहे हैं। तो धर्म से अपने राज्य को स्वीकृति दिलाना। इसी प्रकार से जो आपकी शिक्षा थी, वो उसमें आप जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उनको पढ़ते थे। तो कहीं न कहीं परंपरागत भारतीय समाज में जीवन के हर आयाम में धर्म की प्रधानता थी। पर यदि हम आधुनिक भारतीय समाज को देखें या आधुनिक समाज को देखें, तो वहां पर धर्म की उस प्रकार से प्रधानता आपको नहीं दिखती। तो आधुनिकता जो एक प्रोसेस है, आधुनिकता एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आपका धर्मनिरपेक्षीकरण हो रहा है कि जो आपकी शिक्षा है, अब वो धर्म पर आधारित ना होकर साइंस पर आधारित है, धर्मनिरपेक्षीकरण। अब जो आपकी राजनीति है, वो धर्म पर आधारित ना होकर उस पर आधारित है कि लोग क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी पर। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि विवेकीकरण समाज का हुआ है। विवेकीकरण की प्रक्रिया जैसे आप पुराना कोई उदाहरण ले कि बिल्ली के रास्ता काट जाने से फिर आपको रास्ता नहीं वो यूज करना। तो बहुत सारी आप किसी भी रूढ़िगत व्यवस्था को यदि हम देखें तो उनके पीछे ज्यादातर कोई आपको लॉजिक, कोई आपको रीजन नहीं मिलेगा। पर यदि आज हम देखते हैं तो हम अपने विवेक के आधार पर हम फैसला करते हैं कि कोई चीज ठीक है या गलत है। पहले हम फैसला कर रहे थे जो धार्मिक मानदंड थे उनके आधार पर। अब हम अपने विवेक के आधार पर फैसला करते हैं कि कोई चीज ठीक है या गलत है। इसी प्रकार से
आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रभाव देख सकते हैं, वो भी जीवन के हर पहलू में, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपके रोजमर्रा घर के काम हो, चाहे आपकी नौकरी हो, हर जगह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बढ़ता हुआ प्रभाव है। चाहे घर में वॉशिंग मशीन को ले लें, आप यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन को ले लें, चाहे फिर आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को ले लें, जीवन के हर आयाम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ा है। अब यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि पहले जैसे हमने कहा कि हर चीज़ को स्वीकृति दिलाने के लिए हम धर्म का इस्तेमाल करते थे कि मैं इस क्षेत्र पर राज करना चाहता हूँ, मैं इसका राजा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरे धर्म के कारण, क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा है आपका राजा बनाकर या आपका लीडर बनाकर। इसी प्रकार यदि हम आज के समय में देखते हैं तो हर चीज का हम रीजन देते हैं साइंस में कि ये साइंटिफिकली ठीक है। चाहे हमारी बहुत सारी मान्यताएं हैं, वो पहले से थी, धार्मिक मान्यताएं, उनको भी हम साइंस से या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हम उसको स्वीकृति दिलाने की कोशिश करते हैं। हम अपने बहुत सारे धार्मिक मानदंड हैं, जो धार्मिक क्रियाकांड हैं, उनको भी हम देखते हैं साइंस की लाइट में कि ये साइंटिफिकली सही है, साइंटिफिकली ठीक है। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि धर्म को भी स्वीकृति दिलाने के लिए हमें विज्ञान की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक प्रभाव है। साथ ही साथ जो लोकतंत्र है वो भी एक आधुनिक प्रक्रिया है कि लोगों का खुद चयन करना कि हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, कौन हमारी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेगा। पहले ये आपको पता है लोकतांत्रिक नहीं थी प्रक्रिया, पहले राजतांत्रिक प्रक्रिया थी। तो परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की ओर फिर आप देखेंगे आधुनिक समाज में औद्योगिकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले आप क्या कर रहे थे, पहले कृषि में ज्यादातर लोग संलग्न थे, कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी। फिर धीरे धीरे उद्योगों की स्थापना की शुरुआत हुई और फिर आप देखेंगे कि बहुत तेज स्तर से, बहुत तेज रफ्तार से औद्योगिकरण बढ़ा समाज का। और औद्योगिकरण से भी हम आगे आ गए हैं और हम सर्विस सेक्टर की तरफ अब हम मूव कर गए हैं। तो औद्योगिकरण भी आधुनिकता का एक पहलू है। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, अब इसको आसान भाषा में समझने के लिए, वैसे पूंजीवाद की परिभाषा आपको पता होगी, नहीं ये नहीं लिखना, पूंजीवाद की परिभाषा आपको पता होगी, लेकिन आसान भाषा में समझने के लिए आप देखेंगे कि पहले मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसका यदि हमें मूल्य निर्धारण करना है, तो पहले सरकार है, वो निर्धारण करती थी कि किसी वस्तु का मूल्य या किसी सर्विस का मूल्य क्या होगा। आज के समय पर यदि हम देखेंगे, तो मार्केट या आपका बाजार निर्धारित करता है कि किसी वस्तु या किसी सेवा का मूल्य क्या होगा। ये क्या है? पूंजीवाद। पूंजीवाद में मार्केट निर्धारित करती है किसी भी वस्तु की मूल्य। पूंजीवाद के साथ-साथ आप देखेंगे कि आपको निजीकरण, क्योंकि जब तक निजीकरण नहीं होगा, तब तक पूंजीवाद का फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी कार्य कर रही है, सरकार कोई भी उद्योग स्थापित कर रही है, तो उसका रीजन क्या होगा? उसका कार्य होगा लोगों की सेवा। उसका कारण प्रॉफिट निकालना वहां से नहीं होगा। तो यदि लाभ अर्जित करना है, तो निजी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आधुनिकता के साथ-साथ निजीकरण भी बढ़ रहा है। फिर आप आए वस्तुकरण की ओर, कमोडिटी की ओर। वस्तुकरण से मतलब है कि हर चीज को एक वस्तु की तरह ट्रीट करना, हर चीज की एक वैल्यू होना, हर चीज का एक मूल्य होना, वो क्या है? वस्तुकरण, कमोडिफिकेशन। अब आपको कहीं जल्दी जाना है, एयरपोर्ट की लाइन है, एयरपोर्ट की लाइन में यदि आपको नहीं खड़ा होना सिक्योरिटी चेक की, तो आपके पास एक फास्ट ट्रैक लाइन है, जिसमें आप थोड़े अधिक पैसे देके या बिजनेस क्लास की टिकट होने पर आप उस लाइन में लग सकते हैं। तो समय का भी आपका यहां पर पैसा हो गया, समय का भी कुछ मूल्य हो गया। तो वह वस्तुकरण है। वस्तुकरण के साथ साथ आप देखेंगे कि जो वस्तुओं का उपभोग है, उपभोक्तावाद है, कंज्यूमरिज्म जिसे कहते हैं,
ये भी साथ-साथ बढ़ा है कि हम पहले आप देखेंगे कि जब आप छोटे भी थे तो उतने मान लीजिए कपड़ों की यदि हम बात करें, तो उतने कपड़े आपकी अलमारी में नहीं होते थे। वही स्कूल की 2 यूनिफ़ॉर्म, उन्हीं को बदल कर पहनना, एक धुल जाएगी फिर आप दूसरी पहन लेंगे। वही गिने-चुने चीज़ों का उपभोग करना। पर अब उपभोक्तावाद ऐसा है कि आप नई कोई भी चीज़ आई तो चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो, उसको वो चाहिए। हम देखें कितने जल्दी हम अपने कपड़े बदलते हैं, कितनी जल्दी हमारा फैशन बदलता है। वो क्या है? उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज़्म कि उपभोक्तावाद को भी बढ़ावा मिला है। साथ आपका शहरीकरण, क्योंकि जैसे-जैसे ये उद्योग स्थापित हुए, वैसे-वैसे लोगों ने गाँव में कृषि छोड़कर इनमें जो आपके नए उद्योग स्थापित हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, इनमें जाकर काम करना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको बेहतर वेतन मिल रहा है। तो उसके साथ-साथ आपका शहरीकरण भी बढ़ गया। अब शहरीकरण बढ़ने के अनेक कारण हैं। एक कारण केवल आपका इंडस्ट्री का सेटअप होना नहीं है, उद्योग का लगना नहीं है। इसके अलावा भी अनेक कारण हैं। जैसे शहर में आपके पास बेहतर व्यवस्था है पढ़ाई के लिए। शहर में आपके पास बेहतर व्यवस्था है स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। शहर में आपके पास बेहतर व्यवस्था है रहने-सहने के लिए। तो बहुत सारे अनेक कारण हैं और शहरीकरण को हम अलग से वैसे भी पढ़ने वाले हैं। तो शहरीकरण भी आधुनिकता का एक पहलू है। उसके साथ-साथ मास मीडिया का विस्तार कि अब आप य घर बैठे आपको यूएसए में कुछ हो रहा है, रशिया में कुछ हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, इज़राइल पैलेस्टीन का कोई विवाद चल रहा है, सब आपको घर बैठे अब यहाँ पर पता चल जाता है। तो धीरे-धीरे मास मीडिया का विस्तार भी बढ़ा है। अब पूरा जो वर्ल्ड है, वो धीरे-धीरे कनेक्ट हो रहा है। एक व्यक्ति का, एक किसी आपकी घटना का पूरे विश्व भर पर प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं ना कि न्यूज़ में है कि इज़राइल और पैलेस्टीन का विवाद चल रहा है, भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? या रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका मतलब जो आपका वर्ल्ड है, जो आपका जो दुनिया है, वो सिकुड़ रही है। सब पास आ रहे हैं। एक घटना का दूसरे पर और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं, वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। अब आपकी जो नेशनल बाउंड्रीज़ हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं बचा। जो आपका 2 देशों के बीच में दूरी है, उसका महत्व ज़्यादा नहीं बचा। ये क्या है? आधुनिकता के पहलू। अब इसी प्रकार से इसी तर्ज पर यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि क्या भारतीय समाज पारंपरिक है या आधुनिक, तो आप कैसे इसका उत्तर देंगे कि भारतीय समाज आधुनिक है या फिर परंपरागत या पारंपरिक? तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे? ओके। सभी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि मिश्रित है, दोनों का मिला-जुला है। अमर, हम लोग बात करेंगे कि आंसर कैसे लिखते हैं, उस पर आएंगे। आगे हम चर्चा करेंगे जब हम प्रश्न उठाएंगे। ठीक है, तो सभी का, ज्यादातर लोग का उत्तर है कि भारतीय समाज दोनों का मिक्सचर है। तो भारतीय समाज में कुछ तत्व आपको मिलेंगे जो पारंपरिक है और कुछ तत्व आपको मिलेंगे जो आधुनिक है। लेकिन भारतीय समाज निश्चित रूप से परंपरागत भारतीय समाज से आधुनिक भारतीय समाज की ओर जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो 2 बातें आपने बताई। एक तो कि इसमें दोनों के तत्व हैं और दूसरा ये कि पारंपरिक से आधुनिक की ओर भारतीय समाज चल रहा है, जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये था, ये तो आपने उत्तर दिया, प्रश्न ये था कि कैसे आप बताएंगे कि पारंपरिक है या आधुनिक? कैसे आप ये बताएंगे? तो मैंने जैसा बताया कि आपको इनकी विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषताएं या फीचर्स आपको देखनी होंगी, ये बताने के लिए कि भारतीय समाज पारंपरिक है या आधुनिक।
हाँ जी, मॉडर्न के साथ ट्रेडिशनल भी हो रहा है, अभी उस पर ही आ रहे हैं, उसी पर चर्चा हम करेंगे। ओके, तो आपने परसेंटेज भी दे दी है कि 65% पारंपरिक है, 35% आधुनिक है। तो ये कहाँ से आपके आंकड़े आए हैं, ये ज़रा बताएँ? कहाँ से आपके आंकड़े आए हैं, ये ज़रा बताएँ? उपभोक्तावाद मतलब कि हम जो वस्तुएँ हैं, जो सेवाएँ हैं, उनका उपभोग बढ़ा है। पहले लोग कम में गुज़ारा कर लेते थे, पर अब ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने की चेष्टा लोगों में बढ़ी है। नहीं, ये कहाँ से आंकड़े आए? आप कह रहे हैं कि पहले आंकड़े थे, पर कहाँ से आए ये आंकड़े? मैंने कभी नहीं देखे कि भारतीय समाज 65% है। देखिए, चलिए आपकी बात सही है कि अभी भी हम देखें तो पारंपरिक लक्षण काफ़ी है भारतीय समाज में, पर ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में जब लिखेंगे, तो हमें कोई भी प्रतिशत नहीं देना, क्योंकि इसका कोई अ, ये फाइंड आउट करने का कोई भी तरीका नहीं है कि आप परसेंटेज बता पाएँ, कि कितने प्रतिशत आधुनिक है, कितने प्रतिशत परंपरागत है और ना ही आपसे पूछा जाएगा, कि कितने प्रतिशत है। प्रश्न यदि होगा तो यही होगा कि भारतीय समाज आधुनिक है या परंपरागत है या आधुनिकता के तत्व ज्यादा है या या पारंपरिक तत्व ज्यादा है वो। चलिए, ओके, आपने खुद से एनालाइज करा, बहुत बढ़िया। तो हमें जब ये प्रश्न का उत्तर देना है तो हम क्या करेंगे, हम भारतीय समाज के उन्हीं फीचर्स को, उन्हीं विशेषताओं को उठाएंगे जो हमने अभी देखी थी, और उससे हमें पता चलेगा कि भारतीय समाज पारंपरिक है या आधुनिक। और इनको यदि हमें देखना है, तो हमें इनके भी फीचर्स देखने होंगे। करेंगे हम ये कि जितने भी हैं, इनको एक-एक करके उठाएँगे, लेकिन अभी आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं। मान लीजिए हम आर्थिक प्रणाली की बात करें, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें भारत में, तो परंपरागत रूप से भारत में कृषि का कंपोनेंट ज़्यादा था, कृषि का भारांश ज़्यादा था। पर यदि अब आज हम देखते हैं, तो आपका सेवा क्षेत्र ज़्यादा अधिक है। सेवा क्षेत्र और उद्योग। इसी प्रकार से यदि राजनीतिक तत्वों की बात करें, तो पहले भारत में क्या था? राजतंत्र। और भारत को यदि हम देखें तो बहुत सारे उसमें राजतंत्र छोटे थे, जिनसे मिलके भारत बनता था। पर आज यदि हम भारत में देखेंगे तो क्या है? लोकतंत्र, बहुत बढ़िया। डेमोक्रेसी। और भारत एक है, एक यूनिट है। मूल्य प्रणाली की बात करें तो आप विभिन्न मूल्य देख लीजिए, जैसे भारत के 2 मूल्य, प्रेम और सहिष्णुता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य रहे हैं भारतीय समाज के, कि इतनी विविधता होने के बाद भी लोग आपस में साथ में प्रेम से रह रहे हैं। एक दूसरे के तौर तरीकों को लेकर सहिष्णुता है लोगों में। पर आज उसका क्या हुआ है? आज यदि हम देखें उस मूल्य प्रणाली में, और इस मूल्य प्रणाली में बड़ों का आदर, छोटों से स्नेह इत्यादि सभी मूल्य आ जाएंगे। पर आज यदि हम देखें तो उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, कि आपकी मान लीजिए हम बात करें आपका मूल्य प्रणाली की, तो जो आपकी मूल्य प्रणाली है पहले वो ज़्यादा धर्म से ज़्यादा अटैच थी, धर्म से ज़्यादा रिलेटेड थी। पर आज हम देखेंगे तो वो मूल्य प्रणाली आपकी बाकी जो मानदंड हैं, जो सेक्युलर मानदंड है, धर्मनिरपेक्ष मानदंड है, उनसे ज़्यादा प्रभावित है। इसी प्रकार से भारतीय मूल्य प्रणाली में से ही जोड़कर यदि हम देखेंगे, तो महिलाओं को कैसा दर्जा था पहले और महिलाओं को कैसा दर्जा है आज, उसमें परिवर्तन आया है। इसी के साथ-साथ स्तरीकरण देखें तो हमने कहा कि पहले परंपरागत भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था और फिर जाति व्यवस्था थी। और यदि हम आज देखें आधुनिक भारतीय समाज में, तो आपको वर्ग व्यवस्था दिखती है, क्लास सिस्टम। इसकी हम चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में, जो अगले टॉपिक में जो है जाति प्रथा। परिवार और विवाह देखें तो 1-2 आपको उदाहरण दे दूं, जैसे यदि हम विवाह की बात करें, तो पहले विवाह आपका जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हो रहा था, पर अब जरूरी नहीं है। अब अंतर जातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाह ज्यादा स्वीकार्य है। इसी प्रकार से यदि हम परिवार को देखें तो पहले परिवार कैसे थे? आप जिस परिवार में पले बड़े,
कैसा था वो? जॉइंट फैमिली, ज्यादातर जॉइंट फैमिली थी। और अब यदि हम देखते हैं संयुक्त परिवार से हम कहां पर आ गए हैं? एकल परिवार की ओर। तो ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार खत्म हो गए हैं, लेकिन संयुक्त परिवार से अधिक अब एकल परिवार आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ठीक, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट से न्यूक्लियर। आपने एक यहाँ पर तर्क दिया कि मूल्य प्रणाली को सबसे अधिक प्रभावित आरक्षण व्यवस्था ने किया है। तो क्या आप तर्क दे सकते हैं कि क्यों? क्योंकि हर प्रश्न के पीछे क्यों जरूरी है? आप बताएं क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि ये बहुत ही एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। इस प्रकार की स्टेटमेंट को यदि आप इस्तेमाल करेंगे पेपर में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि जो आपने पहले लिखा होगा उसके भी मार्क्स कट जाएंगे। महिला सशक्तिकरण हो रहा है, आपका पहनावा बदल रहा है, फैमिली का तरीका बदल रहा है, फेस्टिवल मनाने का तरीका बदल रहा है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद यदि विविधता देखें तो ये प्रश्न आप उत्तर देने की कोशिश करें कि विविधता को यदि हम देखें परंपरागत भारतीय समाज में तो विविधता थी, पर आधुनिक भारतीय समाज में विविधता बढ़ी है या घटी है? कोई ये बताना चाहेगा कि आधुनिक भारतीय समाज में विविधता बढ़ी है या घटी है? ओके, आप कह रहे हैं कि बड़ी है। जो कह रहे हैं बड़ी है वो ये भी बताएं कि किस लिए बड़ी है, और जो ये कह रहे हैं कि घटी है वो ये बताएं कि किस लिए घटी है। ओके, जैसे आप बता रहे हैं कि जो खान पान और रहने का, कपड़े पहनने का तरीका है, वो अब सबका से एक जैसा हो गया है भूमंडलीकरण के कारण, तो उससे विविधता घटी है। देखिए, एकता अलग है, एकता अलग है, उस पर चर्चा करेंगे फैजान। एकता को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि बड़ी है, किस लिए? क्योंकि आपके बाहर से जो धर्म है, दूसरे धर्म, जैसे मान लीजिए पारसी की हम बात करें, तो क्या वो पहले थे? नहीं, बाद में आए। इस्लाम की यदि हम बात करें, तो बाद में आए। इसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो बाद में आए। तो उससे धार्मिक विविधता बढ़ी है। इसी प्रकार से भाषा के लिए आप कह रहे हैं कि दूसरे देशों की भाषाएं भी अब भारत में बोली जाती हैं, तो भाषाई विविधता बढ़ी है। लेकिन यदि आप देखेंगे कि इनके दूसरे पहलू भी हैं। यदि भारत को आप देखेंगे तो भारत में बहुत ज्यादा भाषाएं बोली जाती थी। हर भाषा के बहुत सारे डायलेक्ट्स थे, पर अब वो लुप्त हो गए हैं। इसी प्रकार से धर्म को यदि हम देखें, तो जो आपके ट्राइबल्स हैं, जो आपके अनुसूचित, आप जनजाति जिसको आप अब कह देते हैं, तो जो आपकी जनजातियां हैं वो सब अपने अलग अलग धर्म फॉलो करते थे। बट समय के साथ क्या हुआ कि ज्यादातर या तो हिंदुओं में या फिर ईसाइयों में मिल गए सारे धर्म। तो धार्मिक विविधता उस हिसाब से घटी है। ठीक है, दृष्टिकोण में परिवर्तन। ओके, तो देखिए, जब विविधता की बात करते हैं, और अब मैं इससे विविधता वाले आपके टॉपिक से आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि जब भी हम समाज शास्त्र में बात कर रहे हैं, तो आपके पास एग्जैक्ट डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा। आप नहीं कह सकते कि भारतीय समाज आधुनिक है या परंपरागत। आप नहीं कह सकते कि विविधता घटी है या बढ़ी है। आपको दोनों पक्ष, दोनों तर्क देने होंगे, और वो तर्क देने होंगे प्रश्न के हिसाब से कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न का है कि दोनों को बराबर आप भारांश दें, तो बराबर बताएंगे कि ऐसे ऐसे विविधता घटी है, ऐसे ऐसे विविधता बढ़ी है इस पहलू में। इसी प्रकार से आधुनिकता और पारंपरिक भारतीय समाज की बात करेंगे, तो आप बताएंगे कि देखिए, ये कुछ लक्षण, ये कुछ विशेषताएं देखें, तो हमें दिखता है कि आपकी आधुनिकता बढ़ी है, कि भारत आधुनिक है। पर ये कुछ विशेषताएं देखेंगे तो आप अभी भी कह सकते हैं कि भारतीय समाज तो पारंपरिक है। तो आपको हमेशा बैलेंस करना है अपने आंसर को, आपको डेफिनेट आंसर नहीं है। तो यदि आप ये प्रश्न पूछें कि क्या भारतीय समाज आधुनिक है या परंपरागत, आपके पास डेफिनेट आंसर नहीं है। आपको दोनों पहलू बताने होंगे।
और वो मैं अभी आगे बताऊंगा कि कैसे आपको बताना है। ओके, अब इसके साथ हम करेंगे ये कि हम एक-एक विशेषता उसको उठाएँगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो पहली भारतीय समाज की विशेषता है जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम, और ये विशेषता इस रूप में भी है कि केवल भारत में ही आपको जाति प्रथा दिखती है। बाकी जगहों पर अलग प्रथाएँ हैं, अलग तरीके हैं स्तरीकरण के, पर भारतीय समाज में आपको जाति प्रथा मूल रूप से दिखती है। इसमें भी ध्यान रखेंगे, ये आपने आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में या फिर प्राचीन भारत में पढ़ा होगा कि हम कैसे वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की ओर गए। तो उसको हम ब्रीफली देखेंगे कि क्या वर्ण व्यवस्था थी, क्या जाति व्यवस्था थी, कैसे वर्ण व्यवस्था का ट्रांजिशन हुआ जाति व्यवस्था में, कैसे वर्ण व्यवस्था परिवर्तित हुई जाति व्यवस्था में, और क्या दोनों में अंतर है और क्या दोनों में समानताएं हैं, इनको हम देखेंगे। उससे पहले स्तरीकरण, जिसके बारे में हमने चर्चा की कि हर समाज किसी ना किसी रूप में स्तरीकृत होता है। तो भारतीय समाज को यदि हम देखें तो जाति के आधार पर आपका स्तरीकरण है कि कुछ तथाकथित उच्च उच्च जाति और कुछ तथाकथित नीचे की जाति। इसी प्रकार से ये जो स्तरीकरण है, सामाजिक स्तरीकरण है, ये आपकी प्रतिष्ठा के आधार पर हो सकता है। वो प्रतिष्ठा आपकी चाहे जाति से आए, वो प्रतिष्ठा चाहे आपकी आय से आए, वो प्रतिष्ठा चाहे आपकी पद से आए, उसके आधार पर स्तरीकरण होना। तो स्तरीकरण को जाति व्यवस्था को यदि हम देखें तो ये भारतीय समाज में स्तरीकरण की एक प्रणाली है। तो भारतीय समाज में मूल रूप से स्तरीकरण की प्रणाली रही जाति व्यवस्था। हाँ जी, समान नागरिक संहिता के आइडिया पर भी आएंगे डाइवर्सिटी के साथ। आपका आरक्षण, क्योंकि मुझे लगता है कि आप आरक्षण को लेकर ज्यादा उत्तेजित है, आपके आरक्षण का उत्तर भी दिया जाएगा आगे। आपको एनएफएचएस का डेटा यूज कर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा यूज कर दिया गया है। वैसे आपको आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया जाता है पेपर 2 में, लेकिन उसको हम समाज के रूप में भी यहां पर देखेंगे। ओके, तो जाति व्यवस्था पारंपरिक भारतीय समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, असमानता और पदानुक्रम की एक प्रणाली है। तो जाति व्यवस्था को यदि हम देखें तो अभी जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के रूप, पहले आप वर्ण व्यवस्था को देख लें, उससे फिर हम जाति व्यवस्था की ओर जाएंगे। तो वर्ण व्यवस्था को देखें तो वर्ण व्यवस्था ने भारतीय समाज को 4 खंडों में विभाजित किया, बल्कि 5 में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे ऊपर आपके आए ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो जो वर्ण व्यवस्था है उसने जो ब्राह्मण है उनको सबसे ऊपर रखा और जो आपके शूद्र हैं उनको सबसे नीचे, और इसके अलावा बाहर रखा अनटचेबल्स को, जिसको आप अछूत पहले कहते थे, अनटचेबल्स, कि वो इस प्रणाली में ही नहीं है, वो इस व्यवस्था में नहीं है, वो इस व्यवस्था के बाहर है। अब वर्ण व्यवस्था में क्या था कि आपके कर्म के आधार पर कि क्या आप कार्य करते हैं, आपको वर्ण मिलेगा। यदि आप एक क्षत्रिय का कार्य करते हैं तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, यदि आप एक ब्राह्मण का कार्य करते हैं तो आप एक ब्राह्मण कहलाएंगे। तो कर्म के आधार पर वहां पर वर्ण व्यवस्था थी। अब समय के साथ क्या हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था है ये धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई, और इसी वर्ण के भीतर, इन्हीं वर्णों के भीतर आप देखेंगे कि बहुत सारी आपकी जातियां निकल कर आई। जैसे यदि आप ब्राह्मण देखें तो उसमें आपकी बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे आपके सबकास्ट हैं। इसी प्रकार से क्षत्रिय देखें तो उसमें बहुत सारी सबकास्ट है। तो धीरे धीरे इसी ने जाति व्यवस्था को जगह दी, इसी वर्ण व्यवस्था ने। और इस जाति व्यवस्था में आप पाएंगे कि ये कर्म के आधार पर ना होकर आपके जन्म के आधार पर है, कि किस परिवार में आप जन्म लेते हैं वो निर्धारित करेगा कि क्या आपकी जाति होगी, और उस फीचर्स पर, उन विशेषताओं पर आएंगे। तो आप ये पाएंगे कि जो ये वर्ण व्यवस्था थी और जो आपकी जाति व्यवस्था थी, श्रम विभाजन का तरीका है कि एक जाति है वो एक प्रकार का कार्य कर रही है, दूसरी जाति है वो दूसरे प्रकार का कार्य कर रही है। तो क्या हुआ? श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर की व्यवस्था। इसी प्रकार से असमानता की व्यवस्था, क्योंकि ये जो आपके जातियां हैं, जितनी भी जातियां हैं,
इन सबके समान प्राधिकार नहीं है, सबके अलग-अलग प्राधिकार हैं। आपने देखा होगा उदाहरण के लिए कि आप पाएँगे कि अ, भारत में यदि आप ब्राह्मण हैं, तो आपको कर नहीं देना था। भू-राजस्व के रूप में यदि आप देखें तो आपको कर नहीं देना था। आपको कोई टैक्स नहीं देना था आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर। उसी प्रकार से कुछ जातियाँ ऐसी थी जिनके ऊपर आपने प्रतिबंध लगाए थे कि आप पब्लिक में नहीं जा सकते। आप जो गाँव का कुआँ है उससे पानी नहीं ले सकते, आप स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते। आप सुबह और शाम के वक़्त नहीं निकल सकते घर से। तो कुछ प्रतिबंध लगाए थे। तो असमानता की एक प्रणाली है। इसी प्रकार से पदानुक्रम। पदानुक्रम मतलब ये जो हायरार्की है कि एक जाति ऊपर है, फिर दूसरी जाति उसके नीचे, फिर तीसरी, चौथी, इस प्रकार से। तो ये जो जाति व्यवस्था है, ये भारतीय समाज में श्रम विभाजन, असमानता और पदानुक्रम की एक प्रणाली है। अब इस जाति व्यवस्था के कोई भी व्यवस्था है तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उसके कुछ मानदंड होंगे। अब यदि आप देखें तो जाति व्यवस्था के भी अपने नियम थे। जैसे हमने कुछ नियम बताए असमानता के रूप में कि आप सुबह और शाम के वक़्त जो आपके अनटचेबल्स है बाहर नहीं निकल सकते। इसी प्रकार से कि ये जो विभिन्न जातियों के लोग हैं वो एक साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते। कुछ जातियों के लोग स्कूल में नहीं पढ़ सकते। आप एक जाति से दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते। ये जाति व्यवस्था के कुछ मानदंड हैं। और आपने देखा है कि किसी भी व्यवस्था के मानदंड होंगे, कुछ रूल्स होंगे और अगर आप रूल फॉलो नहीं करते तो आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट या प्रताड़ना मिलेगी। तो इसी जाति व्यवस्था में आप देखेंगे तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके भारतीय समाज का खंडीय विभाजन कर रही है कि आपने बहुत सारी जातियों में भारतीय समाज को बांट दिया। अनेकों 4-5 हजार जातियों में आपने भारतीय समाज को बांट दिया। क्योंकि आप यदि मान लीजिए क्षत्रिय भी देखें तो उसके अंदर बहुत सारी सबकास्ट हैं। ब्राह्मण देखें उसके अंदर बहुत सारी सबकास्ट हैं। तो सबसे पहला समाज का खंडीय विभाजन करती है जाति व्यवस्था। उसके बाद ये जो आपने अलग-अलग जाति मिली ये धर्म पे आधारित है। कि धर्म का आइडिया पवित्रता और प्रदूषण का, प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का, कि कुछ जातियां हैं जिनको पवित्र माना गया और फिर कुछ जातियां हैं जिनको प्रदूषित माना गया। और आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप इस पदानुक्रम में, इस हायरार्की में नीचे आएंगे, उतना ही ज्यादा एक जाति को प्रदूषित माना गया। उसके बाद इसकी जो सदस्यता है वो जन्म के आधार पर है। हाँ, आपके प्रश्नों पर आते हैं कि क्या-क्या इसमें कमियां हैं। तो जन्म के आधार पर आपको सदस्यता मिल रही है जाति प्रथा में कि जिस घर में, जिस परिवार में आप पैदा होंगे, वही जाति आपको मिलेगी। कि यदि आप एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं, तो आप ब्राह्मण हुए। यदि आप एक वैश्य के घर में पैदा हुए, तो आप वैश्य हुए। तो जन्म के आधार पर आपकी सदस्यता यहां पर आपको देखने को मिलती है। फिर आप देखेंगे कि हर जाति से जुड़ा हुआ एक निश्चित व्यवसाय है और निश्चित ना केवल निश्चित व्यवसाय है बल्कि प्रतिबंध भी है कि आप दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते। यदि आप एक कुम्हार के घर में पैदा हुए हैं तो आपको वही कार्य करना है। आप एक दूसरे किसी जाति का लोहार का कार्य नहीं कर सकते। तो जो आपका व्यवसाय है वो निश्चित है और प्रतिबंधित है। उसी के साथ आप पाएंगे कि एंडोगेमी यानी अंतर्विवाह, कि आप केवल और केवल अपनी जाति के अंतर्गत विवाह कर सकते हैं, दूसरी जाति में आप विवाह नहीं कर सकते, वो प्रतिबंधित है। फिर खाने पीने और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी भोजन का आहार नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ सामाजिक प्रतिबंध जैसे कि आप किसी एक जाति विशेष से हैं तो आप स्कूल में नहीं पढ़ सकते, क्लासरूम में एक साथ बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते, किसी विवाह शादी में आपके लिए अलग भोज है। फिर आपको पता ही है कि जाति व्यवस्था के आधार पर आपको कुछ विशेषाधिकार मिले हैं कुछ जातियों को और कुछ अक्षमताएं भी हैं जिनको आप बखूबी समझते हैं।
फिर जीवन की एक विशिष्ट शैली, हर जाति है उसका जीवन जीने का एक अलग तरीका है। उनका कपड़े पहनने का तरीका, उनका रहने का, उनके जो क्रियाकांड है उनका, सभी का आपको अलग-अलग एक विशिष्ट शैली देखने को मिलती थी। आज आप देखें कि अगर आज की हम बात करते हैं, तो आज आप पाएँगे कि इनमें से बहुत सारे जो फीचर्स हैं, बहुत सारी जो विशेषताएँ हैं, इसमें आपको बदलाव परिवर्तन दिखता है। पर हम जब जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हम पारंपरिक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और जो आप लिख रहे हैं, उस पे हम आएँगे, क्योंकि वो परिवर्तन के रूप में हमें देखना है। फिर हमने कहा था कि जाति व्यवस्था में उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ नियम हैं, जिनका पालन आप नहीं करेंगे, तो आपके पास क्या होता था? पहले आपका खाप पंचायत होती थी, अभी भी है, अब उतनी इम्पोर्टेंट, उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, पर खाप पंचायत आज भी है। तो जो आपकी खाप पंचायत है, वो बताएगी कि किसी ने यदि नियम का उल्लंघन किया, जाति के नियमों का उल्लंघन किया, तो उसके साथ क्या करना है। तो पहले आपके पास न्यायालय नहीं थे कि सर्वोच्च न्यायालय है या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह है, वो नहीं थे। पहले एक खाप पंचायत ही आपका समाधान तंत्र था, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म था कि दो जाति के लोगों के बीच में कुछ मतभेद है, कोई संघर्ष है, तो उसका फैसला करना। किसी ने जाति से बाहर विवाह कर लिया, तो उसको प्रताड़ित करना। तो ये सब काम भी आपकी जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही हो रहे थे। हर जाति का अपना एक अलग खाप पंचायत। फिर आप पाएंगे कि जाति व्यवस्था में भारतीय समाज में बहुत सारे अंतर हैं। जैसे कि कुछ जाति है, जैसे मान लीजिए कायस्थ है, तो अब ये एक ऐसी जाति है जो आपको दक्षिण भारत में नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से गौड़ा है दक्षिण भारत में, या रेड्डी है, वो आपको उत्तर भारत में नहीं मिलेंगी। तो ये क्या है? असमानता है। तो भारत में आप हर टॉपिक में ध्यान रखेंगे, जब भी भारत में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो बहुत अधिक आपको परिवर्तन दिखेगा। बहुत अधिक विविधता है भारत में, कि भाषा अपने ही क्षेत्र में देखें, आप अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में जाएँगे, तो आप पाएँगे कि जिस प्रकार से उस भाषा को बोला जाता है, जो भी आपकी भाषा है, उसमें बदलाव आ जाएगा। 5-7 अलग तरीके से, अलग डायलेक्ट्स बोले जाएँगे उस भाषा के। तो भारत में हमेशा स्थानीय और क्षेत्रीय अंतर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से ये स्थानीय क्षेत्रीय अंतर आपको इस पदानुक्रम के रूप में भी दिखेंगे। कि आप पाएँगे कि ऐसा नहीं है कि जो आपकी ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन है या जो वर्ण क्लासिफिकेशन है वो वही रहेगी, कि ब्राह्मण ऊपर है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, वो यही रहेगी। पर इसके अंदर जातियों की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। कि आप पाएँगे कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर जो आपका कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर आप पाएँगे कि जो बेहतर कृषि कर रहे हैं, जिनने कृषि से बेहतर अपना जीवन का स्तर कर लिया है, तो उनको प्रतिष्ठा बेहतर मिलेगी। तो उनकी पोज़ीशन ऊपर आ जाएगी, जाति के पदानुक्रम में। क्योंकि जाति का जो पदानुक्रम है, अब आप देखते हैं कि बदल रहा है। कि इसमें आपकी वेल्थ क्या है, इसमें आपकी आय क्या है, इसमें आपके परिवार में पैसा कितना है, उस पर डिपेंड भी करने लगा है अब ये। और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि कैसे वर्ग व्यवस्था की ओर हम जाएँगे। खाप पंचायत आज भी बहुत क्षेत्रों में है। हाँ, वो अगर हम लीगली देखें, तो वो कोई फैसला नहीं ले सकते, नहीं कर सकते। लीगली न्यायालय ही आपका न्याय पहुँचाएगा। लेकिन अभी भी हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिमी यूपी में अभी भी आपको खाप पंचायत देखने को मिलती है। हुँ। सेकंड पॉइंट है पवित्रता और प्रदूषण का, प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का। तो जैसे-जैसे आप इस पदानुक्रम में नीचे जाएँगे, तो हम क्या कह रहे हैं कि जातियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक प्रदूषित हो रही हैं। तो ब्राह्मण हैं, उनको सबसे पवित्र माना गया, और इसी प्रकार से जैसे-जैसे नीचे जाएँगे, तो उतना ही प्रदूषित माना गया। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, हमें जो धार्मिक आपकी कथाएँ हैं, उनमें नहीं जाना, क्योंकि उसमें आपको पता है ना कि वर्ण व्यवस्था के लिए कैसे, कि ब्रह्मा जी के शरीर से आपकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ से मानते हैं। फिर कहीं पर आप देखेंगे कि कर्म के आधार पर, कि क्या काम कर रहे हैं, उसके आधार पर पवित्रता और प्रदूषण। फिर कहीं पर रंग के आधार पर। तो बहुत सारी तरीके की आपको क्लासिफिकेशन मिलेगी। वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है और वो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि वो डिबेटेबल है। हर चीज़ में उसमें आपको क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं।
तो इसलिए हमें सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में खास तौर पर क्या है, और जबकि हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, जो बहुत विविध है, जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी विविधता है, वहाँ पर आप पाएँगे कि आपको बहुत सारी अलग-अलग, अलग-अलग चीज़ें मिल रही हैं, और समाजशास्त्र कोशिश करता है एक जनरल रूल बनाने की, कि यदि हम जन्म से सदस्यता की बात करें, जन्म के आधार पर सदस्यता की बात करें, तो वो तो जाति प्रथा में दक्षिण भारत, उत्तर भारत हर जगह है ही, कर्म के आधार पर नहीं है। तो उन्होंने जनरल रूल वहाँ से निकाला। इसी प्रकार से पदानुक्रम, ये जो हायरार्की है, ये भी जनरली है ही, और इसी प्रकार की है। वहाँ से जनरल रूल बनाया। क्योंकि यदि हम ये जितनी भी विविधता है उसको डालने लगे, तो फिर सोशियोलॉजी का या समाजशास्त्र का काम नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर हम जनरल रूल्स वहाँ से उठा रहे हैं। खाप पंचायत हमने बताया कि जो आपकी जाति है, पहले आपके पास, मान लीजिए आज आपकी प्रॉपर्टी पर कोई विवाद हुआ, आप क्या करेंगे? आप पहले रिपोर्ट करेंगे और आप कोर्ट में जाएँगे। पर आज क्या है? पहले क्या था? क्या पहले आपके न्यायालय थे? नहीं। या तो आपका सर्वोच्च न्यायालय था, जो आपका राजा का वो है, कोर्ट है, कचहरी है, वहाँ पर। लेकिन जो आपके लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर जो आपके विवाद हो रहे हैं, संघर्ष हो रहा है, उसका भी तो समाधान करना है। उसके समाधान के लिए आप पाएँगे कि जो आपकी खाप पंचायतें हैं, जाति विशेष की पंचायतें हैं, वो थी। आज भी आपने देखा होगा कि गाँव में यदि आप देखें कि गाँव में कोई भी विवाद है, तो कोर्ट में जाने से पहले पंचायत में फैसला होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो पहले ये व्यवस्था और मजबूत थी, क्योंकि पहले बाहर न्यायालय नहीं थे। अब लोग कोर्ट की तरफ जाने लगे हैं, पर पहले लोग यहीं पर थे। विविधता पर आएँगे, विविधता लास्ट टॉपिक है। हमने कहा ना कि भारतीय समाज की विशेषताएँ और भारत में विविधता, वो दोनों टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन है। विविधता पर अलग से आएँगे, उस पे डिस्कस करेंगे। विशेषाधिकार और अक्षमता, हमने कहा प्रिविलेज, जैसे विशेषाधिकार, ब्राह्मण को कर नहीं देना। उसने कृषि से कुछ भी उगाया, कुछ भी उत्पन्न किया, उस पर कर नहीं देना। वो क्या है? विशेषाधिकार है, क्योंकि केवल एक जाति विशेष को मिल रहा है। उसके साथ-साथ अक्षमता, डिसेबिलिटी, कि आप मान लीजिए अनटचेबल हैं, तो आप स्कूल में नहीं जा सकते। आप स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते। आप किसी के साथ पब्लिक में दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ नहीं मिल सकते। वो क्या है? अक्षमता, डिसेबिलिटी। चलिए, खाप पंचायत बता दिया गया है, आप एक बार बाद में उसको वापस देख लें रिवीजन के टाइम पर। तो ये कुछ विशेषताएँ हैं आपकी जाति व्यवस्था की भारतीय समाज में, पारंपरिक भारतीय समाज में जाति की विशेषताएँ। अब आप देखेंगे कि आधुनिक भारतीय समाज में जैसे-जैसे समय में बदलाव आ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि इस इन चीज़ों में निरंतरता बनी हुई है कुछ चीज़ों में, और कहीं-कहीं पर परिवर्तन भी आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है कि किस विशेषता को, किस फीचर को, किस लक्षण को यदि हम देखें जाति व्यवस्था की, तो आपको निरंतरता दिखाई देती है? बता सकते हैं कोई? हाँ जी, देखिए, खाप पंचायत का काम है जो जाति के नियम हैं उनको बनाए रखना। नहीं, जाति व्यवस्था अपने आप में तो निरंतरता बनी हुई है उसकी। लेकिन लेकिन जाति व्यवस्था के, जाति प्रथा के किस लक्षण में आप कह सकते हैं कि निरंतरता बनी हुई है? कास्ट सिस्टम तो है ही। बिल्कुल ठीक। तो अनिल और अंकित ने बताया कि जन्म के आधार पर सदस्यता, जन्म से सदस्यता को यदि हम देखें, तो आज भी निरंतरता बनी हुई है। पहले भी जन्म के आधार पर सदस्यता मिलती थी किसी जाति में, आज भी जन्म के आधार पर मिलती है। क्या आप अपनी आज जाति बदल सकते हैं? नहीं। जिस जाति में पैदा हुए हैं, उसी जाति में आप रहेंगे। इसी प्रकार से समाज का खंडीय विभाजन, यहां पर भी निरंतरता बनी हुई है कि आज भी समाज इन जातियों में, जाति के खंडों में विभाजित है।
कि आज भी यदि हम देखें तो जब जन्म से सदस्यता मिल गई किसी जाति में, तो आप कह सकते हैं सीधा-सीधा कि समाज का खंडीय विभाजन है। देखिए आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन तो हो सकता है, बिल्कुल धर्म परिवर्तन हो सकता है। धर्म परिवर्तन हुआ भी भारत में, लेकिन आप देखें कि जाति प्रथा ऐसी प्रथा है कि वो दूसरे धर्म में भी पहुँच गई। जो जिस जाति से आपने हिंदू धर्म की जिस जाति से आपने आपका कन्वर्जन हुआ, आप किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हुए, वही जाति की आइडेंटिटी, उसी जाति की पहचान आप उस धर्म में लेकर भी पहुँचे। और यही भारत में हुआ है। आप देखें, ईसाइयों में आपको जातियाँ मिलेंगी, मुस्लिम्स में आपको जातियाँ मिलेंगी, जबकि ये हिंदू सिस्टम है। जबकि जो आप जाति व्यवस्था को देखें तो हमने क्या करा कि हिंदू धर्म से निकल कर आ रहा है, पर वो जाति की पहचान आपकी दूसरे धर्मों में भी चली गई। और आज भी आपको एक्सेप्शन हर जगह पर मिलेगा। और जिस जाति में क्या आप अगर धर्म परिवर्तन यदि आपका हो रहा है, तो क्या वो आपका जन्म के समय पर आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे? परिवार कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, वो जाति की आइडेंटिटी तो आपको मिल ही गई। वो जाति की पहचान तो आपको शुरू से मिल ही गई। उसके बाद यदि हम प्रतिबंधित और निश्चित व्यवसाय की बात करें, तो क्या आज प्रतिबंधित और निश्चित है व्यवसाय? क्या आज भी आपको अपनी जाति के आधार पर अपना व्यवसाय चुनना है? नहीं। देखिए, यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्मों के लोग हैं क्लासरूम में।